हेलो 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 एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बिल्कुल मज़े में हो, ऑसम हो, फर्स्ट क्लास हो। आइए अब करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। आज हमको क्या देखना है, ये है आज के हमारे लेक्चर का एजेंडा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस और कुछ PYQs। तो बिना किसी डीले के आते हैं टॉपिक पे। जब हम कहते हैं पावर ऑफ अ लेंस, तो बेसिकली हम किस पावर की बात कर रहे हैं? हम किस पावर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि कोई भी लेंस अपने काम में, अपने पर्पस में कितनी सक्सेसफुल हो पाती है। अब क्या है लेंस का पर्पस? लेंस क्यों यूज करते हैं? दो तरह के लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो अगर ये आपके सामने एक कॉन्वर्जिंग लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है जो पैरेलल रेज आ रही हैं उनको कन्वर्ज करवाना, उनको कन्वर्ज करवाना। जो पैरेलल रेज आपके सामने आ रही हैं, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ये पैरेलल रेज कन्वर्ज हो जाएं किसी, ठीक है? तो वो लेंस जो है कितना कन्वर्ज करवा पा रही है, ये कोई पैरामीटर होना चाहिए जो ये बताएगा कि भैया लेंस कितना कन्वर्ज करवा पा रही है या नहीं करवा पा रही है। तो जो लाइट, जो लाइंस, सुनिए ध्यान से, जो रे सीधे सीधे निकलना चाहती थी, इस लेंस ने क्या किया? इस लेंस ने उसको बोला रुको, मुड़ जाओ, और ये लाइट मुड़ गई, डिविएट हो गई अपने ओरिजिनल पाथ से, डिविएट हो गई अपने ओरिजिनल पाथ से। तो ये जो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर होती है, यही कहलाती है पावर। और एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात कि यदि इंफिनिटी से लाइट आ रही है तो कहां पे, किस पॉइंट पे मिलनी चाहिए? ये फोकस, फोकस में मिलनी चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? डिस्टेंस f के बराबर होनी चाहिए। ओके, ये डिस्टेंस f के बराबर होनी चाहिए। ये डिस्टेंस f के बराबर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यदि ये डिस्टेंस फोकल लेंथ है, तो आप मुझको एक बात बताओ कि अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो किस पॉइंट पे मिलेंगी? फोकस पे मिलेंगी, बिल्कुल फोकस पे मिलेंगी। अब अगर मान लो कि दो लेंस मैंने आपके सामने बनाई है, अब एक लेंस के लिए फॉर एग्जांपल ये दो लेंस रखी हुई हैं, एक के बाद एक मैंने दो लेंस रखी। लेंस नंबर 1 के लिए इमेज बनी पॉइंट ए पे, लेंस नंबर 2 के लिए इमेज बनी पॉइंट बी पे। तो आप मुझको ये बताइए कि फोकल लेंथ किसकी ज़्यादा है, 1 की या 2 की? सर ऑब्वियस सी बात है 2 की फोकल लेंथ ज़्यादा है। तो बेटा ज़्यादा पावरफुल कौन है, ज़्यादा डिविएट कौन करवा पाया, 1 या 2? सर ये जो ए है ना, ये ज़्यादा डिविएट करवा पाया, इतनी बात हमको समझ में आ रही है। और बी कम डिविएट करवा पाया। देखो ना, ये डिविएशन इसका कम है, Δ2, Δ1। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसके लिए डिविएशन कम, मतलब उसकी पावर कम है, वो कम कन्वर्ज करवा पाया है। सेम विद द कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, वो कम डाइवर्ज करवा पाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो पावर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के, यानी पावर इक्वल टू 1/f। पावर की वैल्यू आप मेजर करेंगे डायोप्टर में, जब फोकल लेंथ आपको दे के रखी होगी मीटर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ रही है, नोट कर लीजिए सभी लोग। पावर की एसआई यूनिट है डायोप्टर, ओके। और पावर होता है बराबर 1/फोकल लेंथ। चलिए तो बातों को बढ़ा देते हैं आगे। अब हम चर्चा कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की। अब हम चर्चा कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ये एक लेंस है आपके सामने, ये दूसरी लेंस है आपके सामने। अगर आप दोनों को कंबाइन कर देते हो तो क्या होने वाला है? दोनों की कन्वर्जिंग या दोनों की डाइवर्जिंग पावर्स एड अप होने वाली, हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस सिस्टम के लिए जो नेट पावर होगी वो बन जाएगी पावर ऑफ 1 प्लस पावर ऑफ 2, क्योंकि दोनों मिलके अब कन्वर्ज करवाएंगे। और अगर डाइवर्जिंग लेंथ है तो दोनों मिलके डाइवर्ज करवाएंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 1/, फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2
f2 और अगर n लेंसेज रख दी तो 1/fn। बस इसमें एक बात ध्यान देने वाली है और वो ये है कि पुट पावर एंड फोकल लेंथ विथ प्रॉपर साइन। ठीक है, साइन कन्वेंशन आपको यूज करने हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। साइन कन्वेंशंस आपको यूज करने हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, प्रॉपर साइन कन्वेंशंस आपको लगाने हैं। सीधी सी बात है। मतलब कि अगर कन्वर्जिंग लेंस है उसके लिए पावर आपने पॉजिटिव लिया तो डाइवर्जिंग के लिए बाय डिफॉल्ट कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। नोट कर लीजिए भाई इतनी बातें सभी लोग तेज रफ्तार में। डन डन। चलिए बातें बढ़ा देते हैं आगे। अब यदि आपके पास दो लेंसेज कुछ डी सेपरेशन पर रख दी जाए तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है और आपके सामने ये दो लेंसेज ओके कुछ सेपरेशन पे रख दी गई हैं, कुछ सेपरेशन पे रख दी गई हैं। ठीक है, ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ है f1, ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ है f2 और इनके बीच का सेपरेशन है d। अब आपको निकालना है इस सिस्टम का पावर, आपको निकालना है इस सिस्टम के लिए पावर। क्या होगा? ये इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पहले कन्वर्ज होंगी एक के द्वारा, पहले कन्वर्ज होंगी एक लेंस के द्वारा। तो मान लीजिए यहाँ तक कुछ कन्वर्ज हुई है, बिल्कुल कन्वर्ज करवा दिया। फिर क्या होगा? फिर फर्दर कन्वर्ज होगी, है फर्दर कन्वर्ज होगी और हो सकता है कि यहाँ पे इसने इस तरह की इमेज बना दी। ये है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी से आ रही है रेज। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्टली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2, यानी कि पावर p इक्वल्स टू p1 प्लस p2 माइनस d टाइम्स ऑफ p1 p2। इस बात को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है जल्दी। डन 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 डन। चलिए तो फिर बातों को बढ़ा देते हैं आगे। इसके बाद एक डिस्कशन है न्यूटन्स फॉर्मूला पे। आइए जरा समझते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। ये एक लेंस है, ये एक लेंस है। अब मान लीजिए कि आपने ऑब्जेक्ट रखा है किसी पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट आपने रखा है कुछ x1 डिस्टेंस फ्रॉम फोकल लेंथ पे। सुनना ध्यान से, ऑब्जेक्ट आपने रखा है x1 डिस्टेंस फ्रॉम दी फोकल लेंथ पे और ये पॉइंट कहलाता है पहला फोकस f1। ठीक, पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग। पोल कह लीजिए, लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे हम लोग। ऑप्टिकल सेंटर से आपने कहा कि f1 तक का जो डिस्टेंस है कितना होता है? ये फोकल लेंथ के बराबर होता है, मालूम है हमको, लिख दिया आपने, बहुत बढ़िया। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है दूसरे साइड पे, वो हमने लिख दी आई। दिस इज दी इमेज, ये बन रही है ऑब्जेक्ट की इमेज। और जो इमेज है वो फोकस से x2 डिस्टेंस पे है। बस ये नेमिंग ध्यान रखना आप लोग, क्या x1 क्या x2। ठीक है, x1 क्या है? x1 है ऑब्जेक्ट की फोकस से डिस्टेंस, x2 क्या है? इमेज की फोकस से डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? ये डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगी। दिस मच इज दी फोकल लेंथ। ओके, दिस इज u, ये है u और ये डिस्टेंस इतना क्या है? ये है v। ठीक अब यहां पे हम रिलेट करना चाहते हैं फोकल लेंथ को x1 और x2 से। देख लो एक बार चित्र ध्यान से सभी लोग। तो डायरेक्टली इसका एक्सप्रेशन याद रखना आपको रिलेशन चाहिए फोकल लेंथ x1
और x2 के बीच में। आपको रिलेशन चाहिए फोकल लेंथ x1 और x2 के बीच में। f इक्वल टू रूट ओवर x1 x2। बस ध्यान रखना x1 x2 क्या है, वो आप सेंटर से मेजरमेंट नहीं कर रहे हो x1 x2 के, आप f से मेजरमेंट कर रहे हो। इतनी बात ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमने कह दिया x1 इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस, f2 इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेकेंड फोकस, और f आ गया रूट ओवर x1 x2। ठीक है, इतनी बातें लिख लो तेज रफ्तार में, बातें बढ़ाते हैं आगे। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ का क्या लिखा था हमने, 1/f इक्वल टू, बोलो जरा, μ2 यानी म्यू लेंस अपॉन μ1 यानी म्यू मीडियम। μ2 क्या होता है, μ2 का मतलब लाइट कहां पे जा रही है, μ1 मतलब लाइट कहां से आ रही है। तो 1/f बन जाता है μ2 यानी म्यू लेंस अपॉन μ1 यानी म्यू मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, हवा, तेल, पानी, घासलेट, है ना, -1 ब्रैकेट 1/r1। r1 क्या है, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, -1/r2। r2 क्या है, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी r1 r2 रखो तो आपको विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन रखना है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग कहें कि जो हमारा मीडियम है, मीडियम हमने एयर ले लिया, मीडियम हमने एयर ले लिया, तो यही एक्सप्रेशन आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा, म्यू लेंस -1, क्योंकि म्यू मीडियम 1 बन चुका है, 1/r1 -1/r2। और यदि आपने r1 और r2 को बराबर ले लिया, r1 को आप रखेंगे +r, r2 को आप रखेंगे -r, किसके लिए, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो यहां पे उठा के रख दो 1/r -1/r। तो ये एक्सप्रेशन कितना बन गया, ये एक्सप्रेशन आपको कुछ ऐसा दिखने लगा, 1/f इक्वल टू म्यू -1 डिवाइडेड बाई इंटू 2/r। लिख रहा हूं यहां पे मैं, 1/f इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई r। तो f का फॉर्मूला क्या आ गया, f का फॉर्मूला आ गया r/2 टाइम्स ऑफ म्यू -1, r/2 टाइम्स ऑफ म्यू -1। इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ठीक है, इतनी बातें सभी लोग डन। डन 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 डन। चलिए, तो बातों को बढ़ाते हैं आगे। हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो। यदि मैं बात करूं एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की, नाम से ही समझ में आ रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक सरफेस प्लेन, प्लेन का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। एक सरफेस काट दी आपने, एक कॉन्वेक्स लेंस ली, एक कॉन्वेक्स लेंस ली, और उस कॉन्वेक्स लेंस को काट दिया। कैसे काट दिया, ऐसे काट दिया, इतना इतना आपने निपटा दिया, ठीक, ये हटा दिया हमने, ये हटा दिया। तो अभी क्या बन गया, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गया। तो इसका एक साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r है, दूसरी साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, अनंत है, इनफाइनाइट है। तो एक्सप्रेशन में आप क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्सप्रेशन में आप कुछ ऐसा सब्सटीट्यूट करेंगे, 1/f 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 इक्वल टू μ2 यानी म्यू लेंस अपॉन μ1 यानी मीडियम -1 ब्रैकेट 1/r1 -1/r2। तो यहां से f का एक्सप्रेशन आ जाएगा r/μ-1, r/μ-1, ये आ गया f का एक्सप्रेशन, ये आ चुका है f का एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आ चुका है f का ठीक है, इतनी बात। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, अच्छा सर, लेकिन अगर हम लोग इसको उल्टी तरफ से काट दें कि हमको पहला सरफेस प्लेन दिखे फिर कॉन्वेक्स सरफेस दिखे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस वाले को इन्फिनिटी रखेंगे और इस वाले को -r रखेंगे। तो एक्सप्रेशन जो है, इस बात से फोकल लेंथ की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, आप करके देख लीजिए, इस बात से फोकल लेंथ की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ रहा है, करके देख लीजिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। नोट इट डाउन क्विक।
जल्दी चलिए। एक और महत्वपूर्ण बात कि यदि हम लोग एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को काट दें दो हिस्सों में, दो आइडेंटिकल पार्ट्स में। आपके पास ओरिजिनल लेंस थी इनिशियली, बाद में आपने क्या किया, तलवार ली और दो हिस्सों में काट दिया इसको। ये फाइनल सिचुएशन है। क्या इस बात से फोकल लेंथ को कोई फर्क पड़ेगा? सोचिए जरा कि जो रेज आ रही हैं उनको किस बात से फर्क पड़ रहा है? जो रेज आ रही हैं वो कन्वर्स तो वहीं कहूंगी जहां पे पहले हो रही थी। देख रहे हो, ये जो रेज आ रही हैं कन्वर्स तो उसी पॉइंट पे हो रही है जहां पे पहले हो रही थी। तो क्या फोकल लेंथ को इस बात से कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सर डिफरेंस किस क्वांटिटी में आएगा? देखो नीचे का जो हिस्सा है ना, ये जो इतना हिस्सा है, ये भी पहले कन्वर्ज करवा रहा था। लाइट यहां से भी तो निकल रही थी, ऊपर नीचे दोनों से लाइट जाके एक पॉइंट पे इमेज बना रही थी। लेकिन अब इतने हिस्से से लाइट गुजर पाएगी क्या? नहीं गुजर पाएगी। तो हुआ क्या इससे? इससे कुछ ऐसा हुआ कि जो अपर्चर है, अपर्चर मतलब क्या? वो हिस्सा जिसमें से लाइट गुजरती है, वो एपर्चर घट गया। वो एपर्चर घट गया। एपर्चर घटने से क्या घटा सर? एपर्चर घटने से इंटेंसिटी घट गई। तो हम लोग क्या कहेंगे इस सिचुएशन में? हम कहेंगे कि एफ रिमेन्स सेम एंड इंटेंसिटी गेट्स रिड्यूस्ड। इंटेंसिटी रिड्यूस्ड, फोकल लेंथ सेम। समझ में आ गया पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते चलो। ये सारी बातें काम की बातें हैं। तो हमने कहा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, म्यू, R1 R2, फोकल लेंथ, इन सारी बातों में कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस बात में पड़ा? सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी। चलिए अब यदि हम लोग एक लेंस लें, ये मान लो कि एक लेंस है। आपने क्या किया? आपने इस लेंस को दो हिस्सों में काट दिया, निपटा दिया इसे, ठीक है। ये लेंस लेके आपने इसको दो हिस्सों में काट दिया। एक लेंस ली जिसको बीच में से आपने इसे काट दिया। तो अब जो नया लेंस बन रहा है इसका फोकल लेंथ कितना होगा? आइए देखते हैं। ओरिजिनल लेंस के लिए एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं, ओरिजिनल लेंस के लिए एक्सप्रेशन लिख रहा हूं 1/f इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, r2 को माइनस r रखा, ठीक है। तो कितना बन गया? ये बना 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई r। तो यहां से मैंने f का एक्सप्रेशन लिख दिया f का एक्सप्रेशन रख दिया r अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1। ये ओरिजिनल लेंस का फोकल लेंथ है, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद लेंस को काट दिया। R1 को मैंने रखा r और R2 को मैंने रखा इनफाइनाइट, R2 को रखा इन्फिनिटी, ठीक है। प्लेन सरफेस है ना, प्लेन के लिए r इन्फिनिटी। तो मैंने लिखा यहां पे 1/f डैश, f डैश लिख देते हैं इसको, इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 लेंस अपॉन मीडियम माइनस 1 1/r माइनस 1/ इनफाइनाइट 1 बाई इन्फिनिटी 0। तो कितना बन गया? ये बन जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, f डैश की वैल्यू आएगी r अपॉन म्यू माइनस 1। तो क्या यहां से ये बात साबित हो रही है, कि जो फोकल लेंथ है नए वाले लेंस का, मतलब जब आपने उसको बीच में से काट दिया तो जो फोकल लेंथ है वो 2 टाइम्स हो चुका है। जो फोकल लेंथ है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। अगर इसका फोकल लेंथ f था तो इन दोनों का फोकल लेंथ अब 2f हो चुका है। देख लो, f डैश ट्वाइस है f से, f डैश इज ट्वाइस ऑफ f। इसमें जब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। आती है बात समझ में? क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सभी लोग? ठीक है, इतनी बात है। चलो तो डिस्कशन बढ़ाते हैं आगे। अब देखो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अगले पॉइंट में, कितने पॉइंट में अभी तक हमारे ये चौथा पॉइंट, ये 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट। इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? इफ अ लेंस इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मान लो सारे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं,
μ1 μ2 μ1 μ2 μ1। तो डायरेक्टली याद रखना है इसमें नंबर ऑफ इमेजेस करस्पॉन्डिंग टू एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। मतलब इसमें कितनी इमेज बनेंगी, इसमें कितनी इमेज बनेंगी, 2 इमेज बनेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये मैं इसको येलो कलर कर रहा हूं, ये पूरी एक ही लेंस है। ये येलो हिस्सा जितना आपको दिख रहा है, ये पूरी एक जगह पे लाइट को कन्वर्ज करवाना चाहेगी। ये जो पूरा येलो पार्ट है, बना के दिखा देता हूं। एक लेंस को हमने अलग अलग मटेरियल्स से बनाया है, तो इसमें ये जो हिस्सा है ना, ये, और ये जो इतना हिस्सा है ये, और ये जो हिस्सा है, बेसिकली ये एक ही मटेरियल है। तो यहां से जो लाइट गुजरेगी, 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 उस एक गिवन पॉइंट पे इमेज बनाएगी, सेम पॉइंट पे इमेज बनाएगी, सेम पॉइंट पे इमेज बनाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ सेम होगा। और जो बचा हुआ हिस्सा है, वहां से जो लाइट गुजरेगी, बचे हुए हिस्से से जो लाइट निकली, वो किसी और पॉइंट पे इमेज बनाएगी। हो सकता है वो इससे आगे इमेज बना रही हो या इससे पीछे बना रही हो। अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा उसके मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, है ना। एक, चलो बॉस, तो इस तरह से 2 इमेज बन रही है। मतलब 2 मटेरियल है अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो कितनी इमेज बनी? 2 इमेज बनी। 3 होते तो कितनी इमेज बनती? 3 इमेज बनती। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात सभी को? चलो बातें बढ़ा देते हैं आगे, बातें बढ़ा दी जाएं आगे। ये भी गो करते हैं एक सवाल, पढ़ो जरा सवाल को, क्या कहता है ये सवाल। अ मैग्नीफाइंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ द इमेज इज टू बी 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। क्या पूछा जा रहा है आपसे? ये बोल रहा है कि एक मैग्नीफाइंग लेंस है, ठीक है, कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर है। बना देते हैं, ये रहा मैग्नीफाइंग लेंथ। अब इसकी फोकल लेंथ आपको देके रखी कितनी? 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज टू बी 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। आपको इमेज बनानी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। इमेज कहाँ बनानी है? 2 बातें पूछी है आपसे। पहली पूछी है कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर अवे, और आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। अब देखिए, आपको आपको मैग्नीफाइड इमेज इसकी बनानी है, बड़ी इमेज बनानी है। तो हमको ये पता है कि यदि इतनी बड़ी इमेज आप बनाना चाहते हैं, है ना, इतनी बड़ी इमेज अगर आप बनाना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। जैसे ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट आपको कहीं इस लोकेशन पे रखना पड़ेगा, समवॉट ओवर हियर। यदि आप ऑब्जेक्ट इस लोकेशन पे रखते हैं, यदि आप ऑब्जेक्ट इस लोकेशन पे रखते, तो उससे क्या होगा? उससे कुछ ऐसा होगा कि ये पैरेलल रेज निकली, फोकल लेंथ से पास हुई, या आपने ऑप्टिकल सेंटर से भेजा। ओके, अब इसको आप करेंगे पीछे एंड, तो ये बनेगी आपकी इमेज। और ये कैसी इमेज बनी? बड़ी इमेज बनी। कैसी इमेज बनी है? बड़ी बनी है, बड़ी। ओके, तो लगाते हैं लेंस फॉर्मूला, लगाएं थिन लेंस फॉर्मूला। क्या कहता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ आपको देके रखी है 10, इमेज आपको बनानी है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो v कितना आएगा? -30 आएगा, 1/-30 माइनस 1/u। तो कैलकुलेट करते हैं, u कितना आ रहा है? 1/u इक्वल टू -1/30 माइनस 1/10। तो ये कितना बन जाता है? ये बन जाता है 30 -1 -3
तो u की वैल्यू आ रही है 30/4 विद अ नेगेटिव साइन, मतलब 15/2 मतलब 7.5 माइनस 7.5 सेंटीमीटर इज u। माइनस 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है इमेज की लोकेशन। तो नीचे लिख देता हूं, कट रहा है। u की वैल्यू आ गई कितनी? ओके, क्या आ गई आपके पास u की वैल्यू। और यदि ये u की वैल्यू है यदि ये u की वैल्यू है तो बताओ मैग्निफिकेशन कितना बन जाएगा? मैग्निफिकेशन क्या होता है सर? मैग्निफिकेशन होता है v बाई u। v कितना है? v है 30 और u कितना है? u है 7.5। ओके, तो ये कितना बन गया? कितना बन गया ये? -30 माइनस 7.5, ये आ गया 4। 4 का मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो 4 गुना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। प्लस का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो इरेक्ट है, वर्चुअल है और सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। दोनों सेम साइड हैं, जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज। क्या ये बात क्लियर है सभी को? नोट कर लीजिए तेज रफ्तार में, कीजिए नोट। चलो तो फिर बातें बढ़ाते हैं आगे, अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल पढ़िए जरा, क्या कहता है ये सवाल। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 25 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देके रखी हुई है आपको, लिखते चलते हैं डेटा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है 25 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अभी हाइट ऑफ इमेज में नहीं लिख रहा हूँ। हाइट ऑफ इमेज 50 सेंटीमीटर देके रखी है, आपको डिस्टेंस निकालना है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का। देखिए बात समझना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 25 है और हाइट ऑफ इमेज 50 है, मतलब कि मैग्निफिकेशन हो रहा है 2 गुने का हो रहा है। तो दो केस बन सकते हैं, दो केस बन सकते हैं। पहला केस ऐसा बन सकता है जैसा भी हम लोगों ने बनाया, ऐसा एक केस बन सकता है कि जो है इमेज वर्चुअल बनी हो और इरेक्ट बनी हो। और दूसरा केस बन सकता है कि इमेज रियल बनी है। दूसरा केस बन सकता है इमेज रियल बनी है। तो पहला मैं वही ले रहा हूँ कि रियल इमेज इज फॉर्म्ड। और अगर रियल इमेज बनती है तो वो कहाँ बनती है? वो कुछ यहाँ बनती है। कहाँ बनती है? आपको जो है मैग्नीफाइड इमेज बनानी है, बड़ी इमेज बनानी है। तो मान लीजिए ये लेंस है, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। ये सी है, ये एफ है, ये एफ है, ये सी है। तो आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे कुछ यहाँ पे, ये रख दिया आपने ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, इमेज कहाँ बनेगी? रेज भेजो, ये रेज भेजो, बहुत शानदार, ये रेज से भेजो। ओके, फ्री हैंड बना रहा हूँ। तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज। अब अगर रियल इमेज बनी है तो आप बोलोगे कि जो हाइट ऑफ इमेज है उल्टी इमेज बनेगी ना, रियल बनी तो इन्वर्टेड बनेगी। तो इसको आपने लिख दिया -50 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफिकेशन को आपने लिख दिया -2 हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। और जो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u आपने लगा दिया। मैग्नीफिकेशन को आप लोगों ने लिख दिया क्या? मैग्नीफिकेशन को आप लोगों ने लिख दिया v/u। ठीक है, v आपको एलिमिनेट करना है, u आपको निकालना है, u आपको निकालना है, तो रख देते हैं। आपको बेसिकली क्या निकालना है? आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो पहले केस में हम लोग v को लिख देते हैं m टाइम्स ऑफ u और m को लिख देते हैं -2। ये यहाँ पे रखिए एक बार, एक्सप्रेशन आपका बनेगा 1/f इक्वल टू 1/mu माइनस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पे से
आप लोगों का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, u का फॉर्मूला, यहाँ से आपके पास u का फॉर्मूला आ जाएगा 1/u कॉमन निकाल लो, 1/u आपने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। ये बन गया 1/u कॉमन निकालने के बाद 1/m -1 = 1/f। ओके, तो u की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई f / 1 आ गई। u की वैल्यू कितनी आ रही है, u की वैल्यू कितनी आ रही है, फोकल लेंथ कितनी है 30, मैग्नीफिकेशन माइनस अपॉन कितना बन गया ये, या 1 माइनस यानी 3। तो ये आपके सामने आ रहा है, दिस इज 4, तो दिस इज 2, तो दिस इज 15 -15। एक बार चेक करो तो आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये -15 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो सभी लोग, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। हम लोगों ने लिखा ओके ओके ओके, हम लोगों ने लिखा 1/f, हम लोगों ने लिखा 1/u कॉमन निकाल के राइट इट दिस वे 1/u ब्रैकेट 1/m -1 यानी 1 - m/m। तो यहाँ से आप लोगों का u का एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है f टाइम्स ऑफ 1 - m/m। ओके, ये एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है, और डायरेक्टली आप ये एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हो m का, m = f/f + u। जैसा आपको याद रहे, अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद रहता है तो ये लगाइए, वरना आप 1 मिनट में डिराइव कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे डेटा सब्सटीट्यूट करते हैं, लेट सब्सटीट्यूट द डेटा। u बन जाएगा कितना, फोकल लेंथ 30 × 1 - m, m कितना है, m2 है, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई m कितना है -2, तो आंसर आ रहा है -15। ये बना -15 × 3 जो कि होता है -45। तो u की वैल्यू आ गई -45, और अगर u की वैल्यू -45 है तो v की वैल्यू कितनी बन गई, v की वैल्यू बन गई 2 टाइम्स ऑफ 45, दैट मीन्स -2 × -45 यानी 90। तो पहले केस में आपने बता दिया कि u कितना है, u इज़ -45, और v कितना है, v इज़ 90। आंसर आपका कितना आया, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 45 + 90 यानी 135। mod of u plus mod of v 135। सो दिस इज द आंसर, ये है सही जवाब, नोट कर लीजिए, ये है आपके सामने सही जवाब। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात सभी लोग, डन। अब दूसरा केस आप खुद ट्राई कर सकते हैं, जिसमें कि वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी तो इरेक्ट बनेगी, तो मैग्निफिकेशन आएगा +2 का, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, वो आप करके देखना और चैट में जवाब देना, ठीक है। चलिए डिस्कशन बढ़ाते हैं आगे। एक सिंपल सा सवाल मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, ये आपको ट्राई करके चैट में जवाब देना है, ठीक। चलिए तो फिर बातें बढ़ाते हैं आगे, ये सवाल एक्सपेक्टेड है चैट में। अगले टॉपिक पे आते हैं, अगला डिस्कशन है सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस। अब अगर हम बात करें सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस की, आइए ज़रा समझते हैं सिचुएशन क्या होती है सिल्वरिंग की सिचुएशन। आपके सामने एक लेंस है, ठीक है, जिसको आपने एक तरफ से सिल्वर कर दिया। अगर आपने इसको एक तरफ से सिल्वरिंग कर दी तो क्या एक तरफ जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। तो इस सिचुएशन को ऐसे ना देख के, इस सिचुएशन को ऐसे ना देख के हम लोग कुछ इस प्रकार से विजुअलाइज करेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से। ये एक लेंस है जिसको आपने सिल्वर कर दिया, ओके। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि दिस लेंस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, ये एक सिस्टम जो है दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1 लेंस प्लस 1 मिरर, 1 लेंस प्लस 1 मिरर एंड अगेन 1 लेंस। क्या मतलब निकला इस बात का, इस बात का मतलब कुछ ऐसा निकला कि यदि इंसिडेंट रे आएगी, यदि इंसिडेंट रे आएगी
तो वो पहले रिफ्रैक्ट करेगी, फिर रिफ्लेक्ट करेगी, और फिर वापस, और फिर वापस, और फिर वापस रिफ्रैक्ट करेगी, और फिर वापस, और फिर वापस रिफ्रैक्ट करेगी। मतलब जो लाइट निकल रही है वो एक बार हुई रिफ्रैक्ट, फिर टकराई मिरर से, फिर रिफ्लेक्ट हुई, पहले लेंस से रिफ्रैक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, क्या कहा मैंने, पहले रिफ्रैक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, और फिर वापस गुजरेगी लेंस से। सो दिस इज नथिंग बट, दिस कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट 2 लेंस प्लस 1 मिरर, क्योंकि क्योंकि लेंस का इफेक्ट 2 बार हो रहा है। मतलब लाइट 2 बार रिफ्रैक्ट और 1 बार रिफ्लेक्ट होगी। द लाइट गेट्स 2 टाइम्स रिफ्रैक्टेड एंड 1 टाइम रिफ्लेक्टेड। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो पावर होगी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो पावर होगी इस कॉम्बिनेशन की, that is going to be nothing but, that is going to be nothing but the power of, the power of 2 lens and 1 mirror। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पावर है, this is nothing but twice the power of lens plus the power of mirror। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। तो हमने क्या कह दिया डिस्कशन में, हमने कुछ ऐसा कह दिया कि यार जो टोटल पावर है वो बन जाएगी पावर ऑफ लेंस, वो बन जाएगी पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। ये आ गया सिल्वरिंग का कॉन्सेप्ट आपके साथ, ये आ गया सिल्वरिंग का कॉन्सेप्ट आपके सामने। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आप यहाँ पे वैल्यू उठा के रख सकते हैं। लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, 2 डिवाइडेड बाई एफ एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई एफ एम। फोकल लेंथ ऑफ लेंस का फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं, म्यू 2 बाई म्यू 1 माइनस 1 ब्रैकेट 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2। सब्सटीट्यूट करेंगे। मैं कोई भी इस तरह का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने की सलाह आपको नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखें, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखें, पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए तो डिस्कशन बढ़ा देते हैं आगे, लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। ओके, आइए जरा बात सुनिए, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं, अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ अ मिरर एंड अ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड मिरर। आप बस ये देखिए और मुझे बताइए कि इस सिचुएशन में आपके अनुसार क्या होगा। आप ये भूल जाइए कि क्या सही क्या गलत, आपको जो लग रहा है आप सिर्फ वो बताना। एक लेंस मैंने ले ली, ठीक है, एक लेंस मैंने ले ली और इसके आगे मैंने एक मिरर रख दिया, इसके आगे मैंने एक मिरर रख दिया, ठीक है, इसके आगे मैंने एक मिरर रख दिया। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अब जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ मैंने ले ली 40 सेंटीमीटर, कितनी? 40 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ मैंने ले ली 20 सेंटीमीटर और इनके बीच का सेपरेशन भी मैंने ले लिया, इनके बीच का सेपरेशन भी मैंने ले लिया, कितना? के बीच का सेपरेशन भी मैंने ले लिया 20 सेंटीमीटर। बड़ी अच्छी बात है। अब मान लो कि ये इंसिडेंट रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कहाँ जाएगी, कहाँ जाके इमेज बनाना चाहेगी? ये 40 सेंटीमीटर पे इमेज बनाना चाहेगी लेकिन बना नहीं पाएगी क्योंकि आगे बैठा हुआ है एक मिरर, आगे बैठा हुआ है एक मिरर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मिरर नहीं होता तो ये कहां इमेज बनाती? ये 40 सेंटीमीटर पे अपनी इमेज बनाती, ये 40 सेंटीमीटर पे अपनी इमेज बनाती। ओके, बनाती, बिल्कुल बनाती, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, लेकिन क्या अब ये कहीं और बनाएगी?
बिल्कुल कहीं और बनाएगी। वो कैसे निकालेंगे? वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? इस पॉइंट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानेंगे, इस पॉइंट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानेंगे, इस पॉइंट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानेंगे। फोकल लेंथ हमको इसकी पता है, फिर इसकी इमेज फॉर्मेशन हम लोग करवाएंगे, इसकी इमेज फॉर्मेशन हम लोग करवाएंगे। मतलब इन शॉर्ट हमने किया क्या है? इन शॉर्ट हमने ये किया है, स्टेप्स अगर मैं आपको कहूं, स्टेप्स अगर मैं आपको कहूं तो पहली स्टेप में हमने क्या किया है? इंडिविजुअली form the image by the फर्स्ट एलिमेंट। एलिमेंट मतलब चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, जो भी पहले रखा है उसकी इमेज बनवाओ, आप उसकी इमेज बनवाओ, ठीक है। दूसरी बात, कंसिडर द पॉइंट एट विच इमेज वुड हैव बीन फॉर्म्ड एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, कंसिडर दिस एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड फॉलो the image formations step by step। follow the image formations step by step image formations follow करते जाओ, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए अब मैं इसमें आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझको ये बताओ कि लाइट अपना पाथ क्या करेगी, रिट्रेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मेरा सिर्फ सवाल आपसे ये है कि क्या लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर पाएगी। एक सिचुएशन मैं आपको बना के दे रहा हूं, एक सिचुएशन मैं आपको बना के दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू अ सिचुएशन। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, कैन द लाइट रिट्रेस इट्स पाथ फॉर द गिवन सिचुएशन। ये मैंने एक लेंस दे दी, लेंस के लिए फोकल लेंथ मैंने ले ली कितनी, 40 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ ले ली, ओके। एक मिरर मैंने ले लिया, मिरर इस बार मैंने कॉन्वेक्स मिरर लिया है, ठीक है। और मिरर की फोकल लेंथ मैंने ले ली है 10 सेंटीमीटर, और इनके बीच का सेपरेशन मैंने रख दिया है 20 सेंटीमीटर। और मैंने रेज भेज दी हैं, और मैंने रेज भेज दी हैं पैरेलल, और मैंने रेज भेज दी हैं पैरेलल। तो ये जाएंगी यहाँ पे टकराएंगी, जाएंगी यहाँ पे टकराएंगी, जाएंगी यहाँ पे टकराएंगी। कहाँ पे अपनी इमेज बनाना चाहेंगी? ये अपनी इमेज मिरर से 20 सेंटीमीटर पे बनाना चाहेंगी। मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर है ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो क्या लाइट इसके परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है? क्या लाइट इसको परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है तेज रफ्तार में? क्या लाइट इसको परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है? हाँ जी कर रही है। तो क्या इस केस में लाइट जैसे टकराएगी वैसे ही वापस चली जाएगी? हाँ जी चली जाएगी। तो क्या लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर रही? क्या लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर रही है? यस, लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर रही है। कितने लोगों ने हाँ सोचा था? बड़ी अच्छी बात है अगर आपने हाँ सोचा था तो, वेरी नाइस। चलो तो फिर इसके आगे की बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका होमवर्क है कि अभी तक आपको जो DPPs मिली हैं, DPP नंबर 1 to 6, ये आपको करना है। NCERT प्रिज्म के पहले तक का पूरा डिस्कशन आपको गो थ्रू करना है। जितने सवाल मैंने आपको क्लास में करवाए हैं वो रीसॉल्व करना है। ये टास्क है आपके लिए आज के लेक्चर का। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।